हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा 247। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये थर्ड क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने 1909 का जो एक्ट था उसके बारे में देखा था। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो जो 1909 का एक्ट था, इसके थ्रू क्या हुआ था कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था। ठीक, इसमें होता क्या है कि मुस्लिम्स को केवल मुस्लिम वोट करेंगे। ठीक, इसी चीज को सेपरेट इलेक्टोरेट बोलते हैं। इसके साथ आपको याद रखना है कि जो 1909 था उसमें मुस्लिम्स को मिला था। 1919 के एक्ट में सिख, यूरोपियंस, ठीक है, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, इन चार कम्युनिटीज को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था। 1935 में जो डिप्रेस्ड क्लास थे, विमेंस और लेबर क्लास, ठीक है, इन तीन एक हिसाब से कैटेगरीज को या फिर इन तीन सेक्शंस को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो 1909 का एक्ट है ये किस चीज से रिलेटेड था। ठीक है, तो ये आपका सेपरेट इलेक्टोरेट की तरह से रिलेटेड था, जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया। यहाँ पे गलत आंसर दिया हुआ है, ये आपका सेपरेट इलेक्टोरेट रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द फेडरल कोड इन इंडिया क्रिएटेड। ठीक है, जो फेडरल कोड थी इंडिया की, वो किस एक्ट के थ्रू क्रिएट की गई थी। याद करिए, हम लोगों ने जो फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया था जिसमें 1773 का एक्ट डिस्कस किया गया था, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट जो था, सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट 1773 के एक्ट के थ्रू हुआ था। सेम वे में हम देखते हैं कि जो फेडरल कोर्ट्स हैं, ठीक है, ये जो 1935 का एक्ट था, इसके तहत इन सारी चीजों का मतलब फेडरल कोर्ट का एक हिसाब से अनाउंसमेंट हुआ था कि हम फेडरल कोर्ट्स को इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, बट रियल में क्या होता है कि 2 साल के बाद, 2 इयर्स के बाद, ये 1937 में एस्टेब्लिश की जाती है। ठीक, तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के अंदर आती हैं, ठीक, फेडरल कोर्ट्स इस्टेब्लिश की जाती हैं, तो 1935 के, और किस ईयर में अगर इस्टेब्लिश की गई ये क्वेश्चन पूछता है तो 1937। ठीक, और एक चीज याद रखेंगे, जैसे हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट चीफ जस्टिस का नाम याद रखा है कि एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे जो थे फर्स्ट चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, वैसे ही सेम यहाँ पे याद रखना है आपको, जो फेडरल कोर्ट्स हैं, फेडरल कोर्ट्स हैं, इसकी चीफ जस्टिस का नाम है, ठीक है, मौरी गायर। ठीक है, ये नाम याद रखना है, मौरी गायर। ठीक है, मौरी गायर जो थे ये फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो नन, क्योंकि 1935 यहाँ पे आंसर होगा और 1935 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि द फेडरल कोड ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, 1935 भी दिया हुआ है, 1937 भी दिया हुआ है। हमने आपको क्या बोला था कि इस्टेब्लिशमेंट ईयर अगर पूछता है तो 1937 होगा, इस्टेब्लिशमेंट एक्ट पूछता है तो 1935 आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है कि किस ईयर में इस्टेब्लिश हुई थी, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 1937 होगा। हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में अभी देखा है कि जो चीफ जस्टिस थे माउरी थे। ठीक, ये जो फेडरल कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे माउरी थे। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो 1937 होने वाला है। चलिए उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेट अप डायआर्की सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल। ठीक है, तो पहली बात आपको याद रखना चाहिए कि डायआर्की क्या होता है। ठीक, डायआर्की होता है कि किसी भी चीज, जैसे हमारे पास रूल करने के लिए 10 सब्जेक्ट्स हैं, 10 चीजें हैं, 10 चीजों पे हम रूल करते हैं। ठीक है, तो उन 10 चीजों को डिवाइड कर देना कि इन 5 चीजों पे रूल्स आप बनाएंगे। ठीक है, इन 5 चीजों पे जो भी रूल्स रेगुलेशंस लॉज का फॉर्मेशन करना है वो आप बनाएंगे, बाकी की 5 चीजों पे हम बनाएंगे। ठीक, तो एक हिसाब से डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट जो है, ठीक है, कि इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे आपकी चलेगी और बचे हुए 5 पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे हमारी चलेगी, इसको बोलते हैं डायआर्की। ठीक, तो जो
पहली बार डायरकी आई थी, इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी, वो 1990 में आई थी। 1919 में किस पे? प्रोविंसेस में आई थी। ठीक, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि 1935 का जो एक्ट था उसके थ्रू क्या किया गया था, जो प्रोविंसेस में डायरकी थी उसको रिमूव करके हम सेंटर में ले आए थे। कहाँ ले आए थे? सेंटर में। ठीक, तो उस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ए। ठीक, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू क्या किया गया था? डायरकी को सेंट्रल लेवल पे लाया गया था। ठीक, तो इस चीज को आपको याद रखना है। और एक चीज याद रखना है कि जो 1935 का एक्ट है इसमें हम लोगों ने बात किया था ऑल इंडिया फेडरेशन का। ऑल इंडिया फेडरेशन। ठीक है, एक चीज और पूछता है, ये कई क्वेश्चन, कई एग्जाम्स में ये चीज पूछा जा चुका है कि ऑल इंडिया फेडरेशन का कॉन्सेप्ट किस एक्ट के थ्रू लाया गया था, तो वो 1935 का एक्ट है था। बट ये जो ऑल इंडिया फेडरेशन का कॉन्सेप्ट है ये कभी भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया, ये कभी भी रियल सेंस में इसको लाया नहीं जा सका। ठीक, तो ये भी याद रखना है कि अगर एक हिसाब से पूछा जाए कि क्या ये एग्जिस्टेंस में था, तो नहीं, इट नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आपको नेगेटिव लगेगा बट ये आंसर सही है कि ऑल इंडिया फेडरेशन कभी भी एग्जिस्टेंस में नहीं आया था। साथ में एक दो चीजें और भी डिस्कस कर लेंगे जो 1935 एक्ट के थ्रू आई थी। ठीक है, पहला तो था कि जो बर्मा है, किसे बोलते हैं? म्यांमार को। ठीक है, इसको सेपरेट कर दिया गया था इंडिया से। ठीक, तो 1935 का जो एक्ट था उस एक्ट के थ्रू बर्मा को इंडिया से सेपरेट कर दिया गया था। बाकी अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि फेडरल कोर्ट्स इस्टेब्लिश की गई थी इस एक्ट के थ्रू। फेडरल कोर्ट्स का एस्टेब्लिशमेंट 1935 एक्ट के थ्रू हुआ था। 1773 एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था फोर्ट विलियम में, जो कि कलकत्ता में है, 1973 में। टोटल नंबर ऑफ जजेस 3 प्लस एक चीफ जस्टिस था। ठीक है, और जो चीफ जस्टिस थे वहां के पहले, उनका एलिजा इम्पे नाम था। ठीक है, प्लस एक और चीज जो 1935 से बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि आरबीआई का फॉर्मेशन। आरबीआई का फॉर्मेशन 1935 एक्ट के थ्रू हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में कौन कौन सी चीजें सही हैं? पहला है कि इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस। ठीक है, हम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि 1919 में क्या हुआ था? प्रोविंस में लाई गई थी डायरकी, और 1935 में यहां से प्रोविंस से एबॉलिश करके उसको सेंटर में ले आते हैं। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा जो पहला ऑप्शन है एकदम सही होगा। सेकंड है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, ये चीज बिल्कुल गलत है। अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि मुस्लिम्स का जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है वो 1909 के थ्रू मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के थ्रू आया था। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन जैसे ही गलत होगा ये दो आपके चले जाएंगे। ठीक, थर्ड है अभी ऑप्शन जो आपका करेक्ट आंसर होगा तो आपका 1 या फिर 1 एंड 3 होगा। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं कि डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय सेंटर टू द प्रोविंसेस। यही तो हम बात करते हैं, इसी चीज को तो डायरकी बोलते हैं। डायरकी का मतलब ये होता है कि दो चीजें, कि इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे आप रूल्स बनाएंगे, इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे हम रूल बनाएंगे, इसी चीज को डायरकी बोलते हैं। और डायरकी का ही मतलब होता है कि डिवोल्यूशन, हम पावर्स दे रहे हैं रूल्स और रेगुलेशंस के बनाने के लिए। यहाँ पे होता क्या था कि सब्जेक्ट्स को दो चीजों में डिवाइड कर दिया जाता था, रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट्स जो थे वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, इन सारे सब्जेक्ट्स पे जो गवर्नर जनरल था वही रूल्स बना सकता था। ठीक है, और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे ये लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, जैसे लोकल गवर्नमेंट हुआ, ठीक है, हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, ये सारी चीजें जो भी बहुत कम इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, वो सारी ट्रांसफर्ड चीजों में आती थी, जिसपे वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था वो लॉज एंड रूल्स और रेगुलेशन बनाता था। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती जैसे पुलिसिंग हुआ, टैक्स हुआ, ये सारी चीजें जो है
वो रिजर्व सब्जेक्ट में आती थी। ठीक है, इन सारी चीजों पे जो गवर्नर जनरल था वही रूल्स और रेगुलेशंस बना सकता था। ठीक है, तो एक हिसाब से पावर को अपने पास, रियल पावर को अपने पास कंसंट्रेट रखी गई थी। सही जो ऑप्शन आपका होगा 1 और 3 होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रिफर्स टू। देखिए डायरकी का रियल मीनिंग क्या है। ठीक, आप ये ऑप्शन पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका होगा डी, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू प्रोविंसेस इनटू 2 कैटेगरीज। दो कौन कौन सी कैटेगरीज थी? रिजर्व, जो कि वॉइसराय या फिर गवर्नर जनरल आपका जो होगा वो उस पर रूल्स और रेगुलेशंस बनाएगा। दूसरी ट्रांसफर्ड। ठीक है, इस पे जो आपका लोकल लेजिस्लेचर होगा वो रूल्स और रेगुलेशंस बनाएगा। ठीक है, ये लेस इंपॉर्टेंट होती थी और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती थी, लाइक पुलिस हुआ, टैक्सेशन हुआ, इरिगेशन हुआ, ये सारी चीजें जो हैं वो रिजर्व में आती थी। इसमें जो रूल्स और रेगुलेशंस होते थे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया ही बनाते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। In the Government of India Act 1919, the function of provincial government were divided into reserved or transfer subject. Which of the following are treated as reserved subject? ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के बारे में बात कर रहा था पहले कि रिजर्व सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या होते हैं। क्वेश्चन में पूछा है अभी कि रिजर्व सब्जेक्ट में क्या क्या आता है। ठीक, हमने अभी जैसा पिछला डिस्कस किया कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वो हैं जिसमें ट्रांसफर कर दिया है पावर कि आप इस पे रूल्स रेगुलेशंस लॉज बना लीजिए। ठीक है, रिजर्व सब्जेक्ट्स वो हैं जो सब्जेक्ट्स उन्होंने अपने पास रखे हैं। ठीक, कि इन सारे सब्जेक्ट्स पे केवल हम रूल्स और रेगुलेशंस बनाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होंगे। ठीक, जैसे पुलिस, जैसे लैंड रेवेन्यू। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेल्फ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज है, ये लेजिस्लेचर्स को पावर दे देंगे। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अपने पास रखेंगे। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो 1, 3 और 4 होने वाला है। 1, 3, 4। ठीक, रिजर्व सब्जेक्ट में और क्या क्या आता है एक बार डिस्कस कर लेंगे। लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, फाइनेंस, ठीक है, उसके बाद फिर रेवेन्यू, टैक्स कह सकते हैं, और इरिगेशन। ठीक, तो ये 4 चीजें जो हैं ये आपकी रिजर्व सब्जेक्ट में, इसमें वाइसरॉय ऑफ इंडिया के थ्रू ही रूल्स और रेगुलेशंस बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि विच एक्ट एस्टेब्लिश द डायरकी सिस्टम इन प्रोविंसेस। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 1919 डायरकी आपकी आई थी प्रोविंसेस में, और 1935 में जो प्रोविंसेस की डायरकी थी इसको हटा के ये लोग ले आए थे सेंटर में। ठीक, तो यहाँ पे कहाँ की पूछा है? प्रोविंसेस पे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी। ठीक है, कि 1919 में जो डायरकी थी वो प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाईकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। ठीक है, तो जो इंडिया की लेजिस्लेचर थी उसको बाईकैमरल किस एक्ट के थ्रू किया गया था? 1892, 1909, 1919 या फिर 1935। ठीक है, तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो 1909 के थ्रू। ठीक, 1909 के थ्रू हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंट थी, एक हिसाब से पार्लियामेंट कह सकते हैं, उस टाइम पे थी नहीं लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट थी उसको 2 हाउसेस में डिवाइड करके दिया गया था। ठीक है, अपर हाउस और लोअर हाउस। जो अपर हाउस था इसको बोलते थे काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक, और जो लोअर हाउस था इसको बोलते थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ये चीज आप याद रखेंगे कि काउंसिल ऑफ स्टेट यूज करते हैं हम अपर हाउस के लिए। ठीक है, आज के डे में राज्यसभा के लिए, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ये यूज करते हैं लोअर हाउस आज की डेट में जो हमारा लोकसभा है उसके लिए। ठीक, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होने वाला है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 होने वाला है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर। ठीक है, तो सेम चीज है, बस यहाँ पे दूसरे वे में पूछ लिया है। इसका भी आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 1919 होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919। ठीक है, तो 1919 का जो एक्ट है इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, इसने कहा है कि इसके थ्रू रिकमेंड किया गया था कि हम वोटिंग राइट दे देंगे सारी ऑल वुमेन्स, ठीक है, अबव 21 ईयर्स एज। ठीक, तो ये चीज तो गलत है, ऐसा नहीं था। जो 1919 का टाइम पीरियड था, उस टाइम पे क्या था कि यूरोप में पर्टिकुलरली ब्रिटेन में जो 21 ईयर्स या फिर उससे जो अबव विमेन्स थी, उनके पास अगर कोई पर्टिकुलर एक लेवल की एजुकेशन, ठीक है, या फिर उनके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट की प्रॉपर्टी है, ये दो क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल कर रही हैं, तो उस केस में उन लोगों को एजुकेशन उन लोगों को वोट देने के लिए अलाउड कर दिया गया था। ठीक, तो यहाँ पे दो कंडीशन कौन कौन सी थी, एक तो एजुकेशन की और दूसरी कौन सी, प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो या तो उनके पास एजुकेशन हो या तो उनके पास प्रॉपर्टी हो, इन दोनों केस में हम उनको वोटिंग राइट दे रहे थे। कहाँ, ब्रिटेन में, ठीक, इंडिया में नहीं। तो आपको जो पहला ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका चला गया, ये ऑप्शन चला गया। अभी ओनली 2 होगा या फिर नन ऑफ द अबव होगा। सेकंड स्टेटमेंट जो कहता है वो कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गिव विमेन रिजर्व्ड सीट्स इन लेजिस्लेचर। ठीक, तो हम लोगों ने अभी क्या क्या देखा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। 1909 का जो एक्ट था उसके थ्रू मुस्लिम्स को, 1919 का जो एक्ट था उसके थ्रू सिख, यूरोपियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, ठीक है, और एंग्लो इंडियंस को था, ये चार कम्युनिटीज को। उसके बाद फिर 1935 का जो एक्ट आया था उसके थ्रू डिप्रेस्ड क्लास का था, एससी, ठीक है। उसके अलावा था आपका लेबरर्स को, ठीक है, और विमेंस को, ये तीन कैटेगरीज थी। ठीक, तो किसको किसको, मुस्लिम को 1909 में, 1919 में सिख, यूरोपियंस, इंडियन क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियन। ठीक है, 1935 के एक्ट में डिप्रेस्ड क्लास, और उसके बाद फिर ये लेबरर और विमेंस। ठीक है, इन लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। ठीक, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड भी आपका करेक्ट है कि हाँ विमेंस को दिया गया था 1935 के एक्ट के थ्रू, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ओनली 2 हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू Indian civil services, which of the following statement is correct? Government of India Act 1919 provided for a separate examination for Indian civil services which was to be held in India. ठीक, तो इनका कहना है कि जो 1919 का एक्ट था, ठीक है, उसके थ्रू जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होना था, ठीक है, वो इंडिया में करवाया जाना था। तो ये चीज एकदम सही है। ठीक, देखिए प्रपोजल है कि अब से जो एग्जाम होगा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, ठीक है, उसका एग्जाम सेंटर जो है वो इंडिया में भी होगा, तो ये चीज सही है। सेकंड है कि द इंडियन सिविल सर्विसेज इन 1941 द परसेंटेज ऑफ इंडियंस एज मोर एज कंपेयर टू यूरोपियंस। ठीक है, तो इनका कहना है कि 1941 में जो इंडियन सिविल सर्वेंट का एग्जाम होता था उसमें जो सिलेक्शंस था वो नंबर ऑफ इंडिया जो थे, ठीक है, इंडियंस थे, वो कंपैरेटिवली हायर थे कंपेयर टू नंबर ऑफ यूरोपियंस या फिर ब्रिटिशर्स। उसके पीछे रीजन ये था कि बहुत ज्यादा वर्ल्ड वॉर 2 के चलते या फिर वर्ल्ड वॉर 1 जो पहले हुआ था उसके चलते कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं रही थी। ठीक है, प्लस मतलब एक हिसाब से क्रेज कम हो गया था, डीकोलोनाइजेशन वाला फेज था, इस वजह से लोग इंडिया में आके जॉब करना नहीं चाहते थे, वो एक फेज था। ठीक है, बाकी ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑलरेडी पिछले 250 साल से चल रहा था, वहाँ के पीपल काफी वेल्दी थे, वो नहीं जाना चाहते थे इंडिया, कि वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं है। ये सारे रीजंस थे कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती थी उसमें इंडियंस ज्यादा रहते थे कंपेयर टू यूरोपियंस। ठीक, तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बोथ 1 एंड 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि by which of the following act the system of
चैम्बर ऑफ प्रिंस विद 120 मेंबर वाज क्रिएटेड? ठीक, पहला है 1919, 1793, 1909 या फिर 1853। ठीक है, किस एक्ट के थ्रू किया गया था चैम्बर ऑफ प्रिंसेस? ठीक, तो आपको याद रखना है कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो है, चैम्बर ऑफ प्रिंस जो है, इसको स्टैब्लिश किया था किंग जॉर्ज फिफ्थ ने। ठीक, किंग जॉर्ज फिफ्थ ने 1919 में किस चीज का फॉर्मेशन किया था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। इसमें होता क्या था कि इंडिया के जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, उन सारे प्रिंसली स्टेट के किंग्स जो थे, ठीक है, इनकी एनुअल मीटिंग होती थी। कहाँ पे? लंदन में। ठीक है, वहां पे जाके ये लोग एक हिसाब से पोर्ट्रे करते थे, बताते थे, अपनी चीजें रखते थे कि इन लोगों की एस्पिरेशंस क्या हैं फ्यूचर में, या फिर ब्रिटिशर्स से, ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी से जो भी बातें होती थी, ये इस फोरम में जाके वहां पे रखते थे। ठीक है, तो इस फोरम का फॉर्मेशन इसी वजह से हुआ था। और किसने किया था? जॉर्ज फिफ्थ ने। ठीक, ईयर 1919 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि इन विच ईयर द लास्ट इलेक्शन ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वर हेल्ड? ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 का था, इस एक्ट के थ्रू लास्ट बार इलेक्शन कब हुए थे? ठीक, तो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। 2 बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो 1947 के जो इलेक्शंस थे, ठीक है, वो लास्ट बार हुए 1919 का जो एक्ट था, सॉरी 1945 वाले इलेक्शंस, ना कि 1947। ये तो हमारा इंडिपेंडेंस का है, आई एम सो सॉरी। ठीक है, 1945 के जो इलेक्शंस थे वो 1919 एक्ट के थ्रू होने वाले लास्ट इलेक्शंस थे। ओके, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है कि 1945 वाला जो इलेक्शन था वो लास्ट इलेक्शन था 1919 के जो आपके लॉज थे उस पे बेस्ड। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि विच द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज अ रेलिक ऑफ? ठीक, कि जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है आज की डेट में प्रेसिडेंट की, ये कहां से ली गई है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका 1935 एक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो प्रेसिडेंट को एक हिसाब से वहां से ये चीजें ली गई हैं, बोरो की गई हैं कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस अगर देता है तो वो कहां से इस चीज को लिया गया था? 1935 एक्ट के थ्रू। आज की डेट में आर्टिकल जो 123 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ऑर्डिनेंस की बात करता है। ठीक है, वो ऑर्डिनेंस की बात करता है। ऑर्डिनेंस के केस में क्या होगा कि रिटन एक हिसाब से रिकमेंडेशन देना होगा सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, प्रेसिडेंट को, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस अनाउंस करना है। और जब ऑर्डिनेंस आपको लाना है तो कोई एक हाउस जो हो वो सेशन में ना हो, उसी केस में आप वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। अगर हाउस सेशन में है तो ऑब्वियसली फिर आप ऑर्डिनेंस क्यों लाएंगे? ऑर्डिनेंस अर्जेंसी में लाया जाता है, ऑलरेडी सेशन में है हाउसेस। ठीक है, तो ऑब्वियसली उस रूट के थ्रू लाया जाएगा लॉ। ठीक, तो एक चीज आपको याद रखना है कि जो 123 आर्टिकल है ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। ठीक है, ऑर्डिनेंस। और 213 जो आर्टिकल है वो गवर्नर से रिलेटेड है। ठीक, तो ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन है 135 होगा। ठीक, 1935 एक्ट होगा। चलिए ये अभी यहां तक रखते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कंटेंट डिस्कशन पसंद आ रहा है, ठीक है, आपको वैल्यू एडिशन करने में बन रहा है, ठीक है, आप इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से आगे के क्वेश्चन करने में अप्लाई कर पा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपना आपका जो भी स्कोर बन रहा है उसको कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिए। प्लस आप और भी जो चीजें इंप्रूवमेंट चाहते हैं या फिर किन्हीं चीज पे आप वीडियो क्लासेस चाहते हैं, आपको कमेंट में बताइए। हमारे और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है, वो कमेंट्स के थ्रू ही हो सकता है। तो जो भी चीजें आपको बोलनी है, बतानी है, या फिर कुछ पूछना भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर दीजिए। हम रेगुलर चेक करते हैं कमेंट्स। ठीक, और जो भी आप वहां पे सजेशंस देंगे उन सारी चीजों को हम कॉर्पोरेट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।